स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। 2. इसकी जानकारी वर्ष 2016 के अंत में क्यूबा की राजधानी हवाना में हुई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हवाना सिंड्रोम संयुक्त मीडिया इंटेलिजेंस के अनुसार रूसी सैन्य खुफिया इकाई के सदस्यों द्वारा हवाना सिंड्रोम से जुड़े निर्देशित ऊर्जा शस्त्रों का उपयोग करके अमेरिकी अधिकारियों के मस्तिष्क को निशाना बनाया जा सकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। सामान्यतः हवाना सिंड्रोम में बिना किसी बाहरी शोर की कुछ आवाजें सुनना, मतली, चक्कर और सिरदर्द, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। इसकी जानकारी वर्ष 2016 के अंत में क्यूबा की राजधानी हवाना में हुई। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2015 में दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने के बाद अमेरिका द्वारा राजधानी हवाना में अपना दूतावास खोलने के लगभग 1 वर्ष बाद यह समस्या सामने आई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह धन शोधन के निपटान के लिए G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। 2. इसका और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय समान है। 3. भारत और चीन FATF के संस्थापक सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF यह धन शोधन के निपटान के लिए G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। अतः कथन 1 सही है। FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जबकि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोनी, स्विट्जरलैंड में है। अतः कथन 2 सही नहीं है। FATF के संस्थापक सदस्यों में न तो भारत और न ही चीन शामिल थे। पर्यवेक्षक के दर्जे के साथ भारत वर्ष 2006 में इसमें शामिल हुआ और वर्ष 2010 में भारत ने इसकी पूर्ण सदस्यता प्राप्त की। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1974 में भारत ने कच्चा तीवु द्वीप किस पड़ोसी देश को सौंप दिया? A बांग्लादेश, B श्रीलंका, C मालदीव, D म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B श्रीलंका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कच्चा तीवु भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की सिरिमा RD भंडारनायके ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे कच्चा तीवु को श्रीलंका क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई तथा इस समझौते के तहत संबद्ध क्षेत्र का स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत किसी आरोपी को निर्दोष साबित करने तक दोषी माना जाता है। 2. एक न्यायाधीश धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो जाए कि आरोपी निर्दोष है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने तथा उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए एक अधिनियम है। PMLA के प्रावधानों के अनुसार इस कानून के तहत किसी आरोपी को निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाता है। अतः कथन 1 सही है। एंग्लो सैक्सन न्यायशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। PMLA इस सिद्धांत के विपरीत है। PMLA की धारा 45 के अनुसार एक जज तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो जाए कि आरोपी निर्दोष है। अतः कथन 2 सही है। इस धारा के अनुसार धन शोधन मामले में किसी आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है जब दोनों शर्तें पूरी हो। प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दासू जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी। यह किस देश में स्थित है? A पाकिस्तान, B चीन, C नेपाल, D भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A पाकिस्तान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दासू जल विद्युत परियोजना यह एक बड़ा जल विद्युत गुरुत्वाकर्षण बांध है जो वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के
कोहिस्तान जिले में दासू के पास सिंधु नदी पर निर्माणाधीन है। दासू जल विद्युत परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। यह 65 अरब डॉलर की निवेश योजना है जिसका लक्ष्य बीजिंग के बेल्ट और रोड पहल के हिस्से के रूप में पश्चिमी चीन को दक्षिणी पाकिस्तान से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। 2. राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 67% अधिक होना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। राष्ट्रीय किसान आयोग एक भारतीय आयोग है। इसका गठन भारत में किसानों की आत्महत्या की राष्ट्रव्यापी आपदा से निपटने के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2004 को किया गया था, अतः कथन 1 सही है। MS स्वामीनाथन के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। इसे C2 + 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की इनपुट लागत और जमीन का किराया शामिल है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया शामिल है। C2 आमतौर पर लागत A2 + FL से 35 से 40% अधिक है, जो MSP को कई गुना बढ़ा देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सौर फोटोवोल्विक मॉड्यूल के मॉडल और निर्माता अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता आदेश 2019 को मंजूरी दी गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आदेश में सौर मॉड्यूल निर्माताओं को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा अपनी विनिर्माण सुविधाओं के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 2. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। 3. भारत वर्ष 2030 तक अपनी लगभग आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने की योजना बना रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सौर ऊर्जा सौर फोटोवोल्विक मॉड्यूल के स्वीकृत मॉडल और निर्माता अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता आदेश 2019 के अनुसार मॉड्यूल निर्माताओं को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा अपनी विनिर्माण सुविधाओं के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी NISA का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है, अतः कथन 2 सही है। भारत की वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से लगभग 500 गीगावाट यानी ऊर्जा की लगभग आधी आवश्यकता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कथन 1, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय वर्ष 1988 में आयोजित किया गया था। कथन 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न काला धन कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन गया है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। B कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। C कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रभावी पदार्थ की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसे वर्ष 1988 अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अवैध ड्रग्स के व्यापार की रोकथाम हेतु कार्य करती है, अतः कथन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न काला धन कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन गया है, अतः कथन 2 सही है। मादक पदार्थों की तस्करी से बड़ी मात्रा में अवैध आय उत्पन्न होती है जो अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर सकती है। हालांकि कथन 2 वर्ष 1988 में सम्मेलन आयोजित होने का कारण नहीं है, अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दक्षिण चीन सागर की सीमा उत्तर में चीन और ताइवान से, पश्चिम में भारत चीनी प्रायद्वीप से, दक्षिण में इंडोनेशिया एवं ब्रुनेई से तथा पूर्व में फिलीपींस से लगती है। 2. भारत का 70% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जल संधि के माध्यम से होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामरिक दृष्टि से दक्षिण चीन सागर की अवस्थिति महत्वपूर्ण है।
इसकी सीमा उत्तर में चीन और ताइवान से, पश्चिम में भारत चीन प्रायद्वीप, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर सहित, दक्षिण में इंडोनेशिया तथा ब्रुनोई एवं पूर्व में फिलीपींस, जिसे पश्चिम फिलीपीन सागर कहा जाता है, से लगती है। अतः कथन 1 सही है। भारत का 55% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जल संधि के माध्यम से होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह ताइवान जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुजॉन जल संधि द्वारा फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। समुद्री मार्ग से व्यापार का 1/3 हिस्सा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से किया जाता है। चीन का 64% से अधिक समुद्री व्यापार दक्षिण चीन सागर पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के 15वें पार्टियों के सम्मेलन यानी COP15 का परिणाम है। 2. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक संरक्षित क्षेत्रों को विश्व के स्थलीय क्षेत्र के कम से कम 50% तक बढ़ाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसके लक्ष्य 3 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक संरक्षित क्षेत्रों को मौजूदा 16% की तुलना में विश्व के स्थलीय क्षेत्र के कम से कम 30% तक बढ़ाना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में समाचारों में देखा गया रफाह क्रॉसिंग मिस्र और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक सीमा क्रॉसिंग है? A लीबिया, B सुडान, C जॉर्डन, D फिलिस्तीन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।